अगर तुम इन कागजात पर दस्तखत करती हो प्रियंका, तो फिर कोई वापसी नहीं होगी। राजवीर सिंह की आवाज दृढ़, ठंडी और पूरी तरह नियंत्रित थी, लेकिन उसकी आंखें भीतर छिपी एक गहरी चीज, घायल अभिमान और अविश्वास का मिश्रण, पूरी तरह छिपा नहीं पा रही थीं। प्रियंका शर्मा के पीले सफाई के दस्तानों के भीतर हाथ कांप रहे थे। वह दक्षिण मुंबई के एक विशालकाय लग्जरी बंगले में एक बेदाग सफेद मेज के सामने बैठी थी, जो मुंबई के सबसे आलीशान इलाकों में से एक था। बड़ा अध्ययन कक्ष विशाल खिड़कियों से आती प्राकृतिक रोशनी से जगमगा रहा था। हल्की नीली दीवारें, उत्तम दर्जे का फर्नीचर, सुनहरी आकृतियां पूरी तरह से संरेखित थीं। सब कुछ शक्ति, धन और पूर्णता की बात कर रहा था, सिवाय उसके अपनी वाइन रंग की साड़ी, हल्के से सिकुड़े हुए सफेद एप्रन और आंसुओं से भरी आंखों के साथ। प्रियंका उस दुनिया में एक दर्दनाक विरोधाभास लग रही थी। मेज पर एक दस्तावेज था, उसकी बर्खास्तगी का पत्र, और उसके एप्रन की जेब में गर्भावस्था परीक्षण, जिसने उसी सुबह उसके डर की पुष्टि की थी। वह गर्भवती थी, लेकिन यह सही समय नहीं था, सही जगह नहीं थी, और निश्चित रूप से यह जानने के लिए वह सही आदमी नहीं था। राजवीर अपनी कुर्सी से उसे देख रहा था। अपने पूरी तरह से इस्त्री किए हुए गहरे भूरे सूट में उसकी महंगी घड़ी रोशनी में चमक रही थी, और उसका लैपटॉप उसके सामने खुला था, मानो यह पल भी उसके व्यस्त कार्यक्रम में सिर्फ एक रुकावट हो। मैं अपने घर में विश्वासघात बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने आवाज ऊंची किए बिना कहा। यहां सब कुछ भरोसे पर टिका है। प्रियंका ने आंखें बंद कर लीं। विश्वासघात। 5 साल वहां काम करते हुए, हर कोने का ध्यान रखते हुए, यहां तक कि छोटी अनन्या का भी ध्यान रखते हुए, जब आया बीमार पड़ जाती थी, सबसे पहले आते हुए, सबसे बाद में जाते हुए, और अब बिना सबूत के उस पर आरोप लगाया जा रहा था। सब कुछ एक गलतफहमी, एक अफवाह, एक संदेह के कारण, जिसे स्पष्ट करने का उसे कभी मौका नहीं दिया गया। आंसू चुपचाप कागज पर गिरने लगे। राजवीर ने उसके हाथ कांपते हुए देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उसके भीतर कुछ डगमगाया, लेकिन अभिमान अधिक प्रबल था। दस्तखत कर दो प्रियंका, मैं तुम्हें तुम्हारे देय पैसे दे दूंगा। मैं कोई बदनामी नहीं चाहता। बदनामी, यह शब्द एक छुरी की तरह प्रियंका के दिल से आर पार हो गया। धीमी गति से उसने पेन उठाया। उस पल दुनिया खामोश हो गई लग रही थी। उसका दिमाग चिल्ला रहा था, की है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, और उसके भीतर एक नया जीवन आकार लेने लगा था। एक ऐसा जीवन जिसके बारे में वह आदमी कभी कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि वह अपने गर्भ में लिए हुए थी। उसने दस्तखत कर दिए। उसका नाम नीली स्याही से कागज पर अंकित हो गया, और उसी पल कुछ अदृश्य टूट गया। लेकिन राजवीर को यह नहीं पता था कि यह अंत नहीं होगा, यह तो बस शुरुआत होगी। 5 साल बाद वही आदमी उसके सामने घुटनों के बल गिरेगा, एक ऐसे अवसर की भीख मांगेगा जो अब मौजूद नहीं था। लेकिन उस पल तक पहुंचने से पहले आपको वह सच्चाई जाननी होगी जो किसी ने नहीं देखी। और मेरा विश्वास करो, जब तुम इसे खोजोगे तो समझ जाओगे कि उस हस्ताक्षर ने एक से ज्यादा जिंदगी को हमेशा के लिए क्यों बदल दिया। यदि आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो यह दर्शाती हैं कि जीवन हमेशा वही लौटाता है जो आप देते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर कहानी में एक सबक है जो आपके दिल को छू सकता है। और टिप्पणियों में मुझे बताएं कि आप यह कहानी किस शहर से सुन रहे हैं। मैं आपको पढ़ना चाहता हूं और अगली कहानी में आपको शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं। अब वापस चलते हैं उस शाम पर जिसने सभी का भाग्य बदल दिया। प्रियंका धीरे से कुर्सी से उठी। राजवीर ने अपनी स्क्रीन की ओर फिर से देखा, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। उसने अपने एप्रन की जेब में हाथ डाला, छोटा गर्भावस्था परीक्षण निकाला, उसे आखिरी बार देखा। 2 रेखाएं, पॉजिटिव। उसकी आंखें और गहरे आंसुओं से भर गईं, कमजोरी से नहीं, बल्कि डर, अनिश्चितता और अकेलेपन से। राजवीर ने उत्सुकता से नजर उठाई। वह क्या है? प्रियंका ने जवाब नहीं दिया। कांपती उंगलियों से उसने परीक्षण को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर 3 में, और उसे दरवाजे के पास की छोटी टोकरी में गिरा दिया। वह आवाज प्लास्टिक के टूटने की, लगभग अगोचर थी, लेकिन 5 साल बाद एक ऐसे प्रतिध्वनि के रूप में गूंजेगी जिसे अनदेखा करना असंभव होगा। अवसर के लिए धन्यवाद श्रीमान राजवीर, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं कामना करती हूं कि आपको कभी भी सच्चाई सुने बिना लिए गए फैसले पर पछताना ना पड़े। और वह निकल गई। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। राजवीर कुछ पल तक अचल रहा। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उस विदाई में कुछ ऐसा था जो सिर्फ एक इस्तीफे जैसा नहीं लगा, यह एक चेतावनी जैसा लगा। अध्ययन कक्ष की खिड़की से
उसने उसे पूरी तरह से सजाए गए बगीचे को पार करते देखा। उसकी छोटी सी आकृति शाम के भूरे आसमान के नीचे दूर जा रही थी। उसने उसे रोका नहीं, पूछा नहीं, संदेह नहीं किया, क्योंकि जब कोई नियंत्रण में रहने का आदी होता है तो वह कल्पना भी नहीं करता कि वह सब कुछ खो सकता है। उस रात राजवीर ने हमेशा की तरह अकेले रात का खाना खाया। घर बेदाग, शांत, व्यवस्थित था, लेकिन अजीब तरह से खाली था। उसे नहीं पता था कि कुछ किलोमीटर दूर नवी मुंबई की एक छोटी सी कॉलोनी में प्रियंका बारिश में चल रही थी, एक हाथ अपने पेट पर और दिल अनिश्चितता से भरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके भीतर पल रहे उस जीवन में उसकी ही जैसी आंखें, उसका ही जैसा दृढ़ संकल्प, उसका ही जैसा चरित्र होगा। और उसे यह तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि 5 साल बाद नियति उसे उस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करेगी जिसे उसने उस दिन अनदेखा करने का फैसला किया था। क्योंकि कुछ निर्णय उस समय सरल लगते हैं, लेकिन समय हमेशा उनकी असली कीमत उजागर करने का काम करता है। और उन 5 सालों में जो कुछ हुआ वह सब कुछ बदल देगा। उस दोपहर मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी। वह बिना किसी निश्चित दिशा के चल रही थी, एक हाथ से अपना छोटा सा बटुआ पकड़े हुए और दूसरे हाथ से स्वाभाविक रूप से अपने पेट की रक्षा कर रही थी। हर कदम पिछले से भारी लग रहा था। यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं थी, यह उस जगह से उखाड़ फेंके जाने का एहसास था जहां उसने अपनी जिंदगी के 5 साल की वफादारी, 5 साल की खामोशी, 5 साल के ऐसे बलिदान दिए थे जिन्हें किसी ने नहीं देखा था। नवी मुंबई की सड़कें गीली थीं, टारकोल स्ट्रीट लाइट्स के नीचे चमक रहा था और गीली मिट्टी की गंध हवा में भर गई थी। प्रियंका बर्खास्तगी के लिए नहीं रो रही थी, वह अन्याय के लिए रो रही थी, क्योंकि उस सुबह राजवीर सिंह ने जो देखा था वह सच्चाई नहीं थी। सब कुछ 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। राजवीर के घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। राजवीर अपनी निर्माण कंपनी में एक जटिल दौर से गुजर रहा था। अनुबंध रुके हुए थे, निवेशक अधीर थे, बैठकें अंतहीन थीं। उसका स्वभाव और ठंडा और अविश्वासी हो गया था। और जब उसके अध्ययन कक्ष से पैसों से भरा एक लिफाफा गायब हो गया तो संदेह उस पर एक छाया की तरह पड़ा जो सबसे कम खुद का बचाव कर सकती थी। नौकरानी, सबसे कमजोर कड़ी। प्रियंका अध्ययन कक्ष में केवल अलमारियों से धूल साफ करने के लिए गई थी, जैसा कि वह हर सोमवार को करती थी। लेकिन उस बार जब वह निकली तो लिफाफा अपनी जगह पर नहीं था। किसी ने उसे कुछ लेते हुए नहीं देखा, लेकिन किसी ने उसका बचाव भी नहीं किया। आरोप सीधा नहीं था, वह और भी बुरा था। यह खामोश था। लंबी नजरें, उसके अंदर आते ही बातचीत का रुक जाना, दरवाजे सामान्य से अधिक जोर से बंद होना, जब तक कि उस सुबह राजवीर ने उसे अध्ययन कक्ष में नहीं बुलाया। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता प्रियंका, बस मुझे सच बताओ, उसने सीधे उसकी ओर देखे बिना कहा। श्रीमान राजवीर, मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसने पहले ही फैसला कर लिया था, क्योंकि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति संदेह करता है तो वह शायद ही कभी सबूत तलाशता है। वह अपने अविश्वास की पुष्टि करना चाहता है। मैं इसे यहीं खत्म करना पसंद करूंगा। और ऐसा ही हुआ। बिना जांच के, बिना स्पष्टीकरण के, बिना किसी अवसर के। राजवीर को यह नहीं पता था कि लिफाफा कभी उसके घर से बाहर नहीं निकला था। उसे उसके अपने साले समीर ने लिया था, जो छिपे हुए कर्ज से गुजर रहा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लेकिन वह सच्चाई अभी भी सामने आने से बहुत दूर थी। उस रात अपने 2 कमरों के छोटे से अपार्टमेंट में प्रियंका अपनी बिस्तर के किनारे बैठ गई। खामोशी भारी पड़ रही थी। उसने अपने बटुए से एकमात्र कागज निकाला जिसे उसने बचा कर रखा था, अपनी बर्खास्तगी की एक कॉपी, और पहली बार उसने डर को खुद पर हावी होने दिया। वह अकेली थी, बिना नौकरी के, बिना पर्याप्त बचत के और गर्भवती। बच्चे का पिता कई महीने पहले गायब हो गया था जब उसने उसे खबर सुनाई थी। वह कोई जिम्मेदारी नहीं चाहता था, कोई जटिलता नहीं चाहता था, और अब उसके पास काम भी नहीं था। लेकिन उस अराजकता के बीच एक निर्णय आकार लेने लगा। वह राजवीर को नहीं खोजेगी, स्पष्टीकरण नहीं मांगेगी, न्याय की भीख नहीं मांगेगी। वह अपने बच्चे के लिए खड़ी होगी। अगले दिन मुश्किल भरे थे। उसने रेस्तरां में, दुकानों में, घरों में नौकरी खोजी जहां उसे पहले से आधे से भी कम पैसे मिलते थे। कई लोगों ने उसे मना कर दिया जब उन्होंने उसका हल्का सा उभरता पेट देखा। हमें हर समय उपलब्ध व्यक्ति चाहिए, हम गर्भवती महिला के साथ जोखिम नहीं ले सकते। हर इनकार एक और घाव था, लेकिन एक चिंगारी भी थी, क्योंकि अन्याय हमेशा नष्ट नहीं करता। कभी कभी वह एक ऐसी शक्ति का निर्माण करता है जिसके बारे में व्यक्ति को पता भी नहीं होता। महीने बीत गए। प्रियंका को मुंबई के केंद्र में रात में कार्यालयों की सफाई का काम मिल गया। वेतन कम था,
लेकिन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। दिन के दौरान वह एक सामुदायिक केंद्र में बुनियादी प्रशासन के मुफ्त पाठ्यक्रम लेती थी। जबकि अन्य लोग आराम करते थे, वह पढ़ाई करती थी। जबकि अन्य सोते थे, वह काम करती थी। और हर रात आंखें बंद करने से पहले वह अपना हाथ अपने पेट पर रखती थी। मैं तुमसे वादा करती हूं कि हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। गर्भावस्था बिना किसी जटिलता के आगे बढ़ी और अगस्त की एक सुबह सायरन की दूर की आवाज और शहर की लगातार फुसफुसाहट के बीच अर्जुन का जन्म हुआ। गहरी आंखें, घने बाल और एक शांत नजर जो सब कुछ समझने वाली लगती थी। प्रियंका उसे देखकर रोई, दुख से नहीं, दृढ़ संकल्प से। 5 साल एक सांस की तरह बीतने लगे और साथ ही एक अनंत काल की तरह भी। इस बीच दक्षिण मुंबई के बंगले में राजवीर की जिंदगी भी बदल गई। उसकी कंपनी और भी बढ़ी। वह पत्रिकाओं में छपा, अनुबंधों का विस्तार किया, संपत्तियां खरीदी। लेकिन उसके भीतर कुछ और कठोर और एकाकी हो गया। रात के खाने अभी भी खामोश थे, घर अभी भी बेदाग था, लेकिन बच्चों की हंसी जो कभी उसके गलियारों को भर देती थी, उसकी भतीजी अनन्या की हंसी जो अक्सर उससे मिलने आती थी, अब उतनी बार नहीं सुनाई देती थी। और कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे उस दिन प्रियंका की नजर याद आ जाती थी। वह नहीं समझता था क्यों। यह पहली बार नहीं था कि उसने किसी को निकाला था, लेकिन यह पहली बार था कि उसे एक बेचैनी महसूस हुई। ऐसी बेचैनी मानो उसने कुछ अधूरा छोड़ दिया हो। एक रविवार दोपहर जब वह अपने अध्ययन कक्ष में पुराने दस्तावेजों की जांच कर रहा था, तो उसे एक फर्नीचर के नीचे एक छोटी सी वस्तु मिली, प्लास्टिक का एक टुकड़ा। उसने उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा। उसे तुरंत समझ नहीं आया कि वह क्या था, लेकिन उसकी याद में कुछ सक्रिय हो गया। एक हल्की आवाज, एक चीज का टूटना, एक विदाई। उसने उसे दराज में रख दिया बिना ज्यादा महत्व दिए। वह अभी समझने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच प्रियंका न केवल जीवित थी, बल्कि बढ़ रही थी। कड़ी मेहनत से उसने अपना एक छोटा सा स्वतंत्र सफाई व्यवसाय खोला। उसने अकेले शुरू किया था, कुछ ग्राहकों के साथ जिन्होंने उस पर भरोसा किया। फिर उसने 2 और महिलाओं को काम पर रखा जो उसी की तरह अकेली माएं थीं। उसने धन का वादा नहीं किया था, उसने गरिमा का वादा किया था। अर्जुन प्यार से घिरा बड़ा हुआ, हालांकि बिना किसी विलासिता के। उसने कम उम्र में ही काम का मूल्य सीखा। उसने सीखा कि उसकी मां मजबूत थी। जो उसे नहीं पता था वह यह था कि उसका जीवन एक ऐसे आदमी से जुड़ा था जिसने कभी उसके अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की थी। और नियति चुपचाप और धैर्य से अपनी चालें चलने लगी थी, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सालों तक छिपी रह सकती हैं, लेकिन कभी गायब नहीं होती। और जब वे आखिरकार सामने आती हैं, तो वे न केवल अतीत को उजागर करती हैं, बल्कि भविष्य को भी फिर से लिखती हैं। कैलेंडर में 5 साल कम लग सकते हैं, लेकिन जब हर दिन संघर्ष करते हुए, रक्षा करते हुए और चुप रहते हुए जिया जाता है, तो 5 साल एक पूरी जिंदगी बन जाते हैं। अर्जुन 4.5 साल का हो चुका था जब उसने ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जिनके बारे में प्रियंका जानती थी कि वे किसी दिन आएंगे। माँ और मेरे पिताजी। पहली बार जब उसने यह पूछा था, वे अपने नवी मुंबई के अपार्टमेंट की छोटी रसोई में थे। ताजी दाल चावल की खुशबू हवा में भर गई थी और छत पर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था, दोपहर की गर्मी को हिला रहा था। प्रियंका कुछ सेकंड के लिए शांत रही, इसलिए नहीं कि उसे पता नहीं था कि क्या कहना है, बल्कि इसलिए कि वह जानती थी कि उस जवाब को उसे बचाना था। उसे झूठ बोले बिना वह उसके सामने झुक गई और उसके गहरे बालों को सहलाया, जो उस आदमी के बालों से बहुत मिलते जुलते थे, जिसे वह अपनी याददाश्त से मिटाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, मेरे प्यार, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं यहां हूं और हमेशा रहूंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया, जैसे यह स्पष्टीकरण अभी के लिए पर्याप्त था, लेकिन प्रियंका जानती थी कि समय न तो सवालों को रोकता है और न ही सच्चाइयों को। इस बीच उसका छोटा सफाई व्यवसाय उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बढ़ने लगा था। यह अब केवल शर्मा क्लीनिंग सर्विसेज नहीं था। अब उसके पास 5 स्थायी कर्मचारी और मुंबई के केंद्र में 2 कॉरपोरेट इमारतों के साथ अनुबंध थे। प्रियंका चिल्लाती नहीं थी, थोपती नहीं थी, नीचा नहीं दिखाती थी। वह सुनती थी, क्योंकि वह जानती थी कि न सुना जाना कैसा होता है, और इसी अंतर ने उसके भाग्य को चिह्नित करना शुरू कर दिया। एक दोपहर दक्षिण मुंबई में एक आधुनिक कार्यालय भवन में नए अनुबंधों में से एक का निरीक्षण करते हुए कुछ ने उसका ध्यान खींचा। भवन के रिसेप्शन पर नाम राजवीर ग्रुप। उसके सीने में दिल जोर से धड़का। यह असंभव था। मुंबई में सैकड़ों कंपनियां थीं, लेकिन नियति संयोग से नहीं खेलती। वह इमारत राजवीर सिंह के व्यापारिक समूह की सहायक कंपनियों में से एक थी। वही आदमी जिसने 5 साल पहले उसे बिना सुने बर्खास्त कर दिया था।
वही आदमी जिसे कभी पता नहीं चला कि उसने सिर्फ एक कर्मचारी को बिना नौकरी के नहीं छोड़ा था। प्रियंका कुछ सेकंड के लिए बोर्ड के सामने अचल खड़ी रही। उसकी कर्मचारियों ने उसके चेहरे में बदलाव नहीं देखा, लेकिन उसके भीतर अतीत ने अभी अभी एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे उसने ताले में बंद रखा था। वह अनुबंध को अस्वीकार कर सकती थी, किसी भी संबंध से बच सकती थी, लेकिन उसके भीतर कुछ और फुसफुसाया। यह द्वेष नहीं था, यह बदला नहीं था, यह गरिमा थी। उसे कुछ भी छिपाना नहीं था, उसे किसी का कुछ भी देना नहीं था, और वह डर को फिर से अपने लिए निर्णय लेने की अनुमति नहीं देगी। उसने अनुबंध पर दस्तखत कर दिए। प्रियंका को यह नहीं पता था कि यह निर्णय दो ऐसे दुनिया को करीब लाना शुरू कर रहा था जिन्हें इस तरह कभी अलग नहीं होना चाहिए था। राजवीर सिंह भी बदलावों से गुजर रहा था। उसकी कंपनी बढ़ी थी, हाँ, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन बैठकों, निवेशों और सामाजिक आयोजनों तक सीमित हो गया था, जहां वह खुशी से ज्यादा प्रोटोकॉल के कारण मुस्कुराता था। उसने अपनी पूर्व पत्नी कामिनी से तलाक के बाद संबंध बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। वे हमेशा उसे एक ही बात कहती थीं, तुम भरोसा करने में असमर्थ हो। वह शब्द एक प्रतिध्वनि की तरह लौटता था, भरोसा। 5 साल पहले उसने एक त्वरित निर्णय लिया था, लेकिन उसके भीतर कुछ उसे प्रियंका के हस्ताक्षर करते समय के भाव को भूलने नहीं दे रहा था। वह नजर दोष की नहीं थी, वह निराशा की थी, और यह अजीब तरह से उसे किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असहज कर रहा था। एक रात पुराने वित्तीय दस्तावेजों की जांच करते हुए आखिरकार वह सच्चाई सामने आई जो दफन थी। एक आंतरिक ऑडिट में सालों पहले हुए हस्तांतरणों में अनियमितताएं सामने आईं। शामिल नाम एक कर्मचारी का नहीं था, वह उसके साले समीर रिजवी का था। वही आदमी जिसे उस हफ्ते अध्ययन कक्ष तक पहुंच थी, वही जो महीनों बाद विदेश में अवसरों का बहाना बनाकर गायब हो गया था। राजवीर को महसूस हुआ कि उसके चेहरे से खून उतर गया है। संख्याएं झूठ नहीं बोलती थीं, तारीखें मेल खाती थीं। पैसा कभी गलत हाथों से घर से बाहर नहीं निकला था, यह उसके अपने परिवार के किसी व्यक्ति द्वारा निकाला गया था। अध्ययन कक्ष की खामोशी भारी हो गई थी, बहुत भारी, और 5 सालों में पहली बार राजवीर ने कुछ समझा जिसे उसका अभिमान पहले स्वीकार नहीं करने दिया था। उसने एक निर्दोष महिला को बर्खास्त कर दिया था। वह डेस्क पर झुक गया। उसने उस दिन के हर विवरण को याद करने की कोशिश की। उसके हाथ कांपना, आंसू जाने से पहले उसने जो चीज तोड़ी थी, प्लास्टिक का वह टुकड़ा जो वह अभी भी दराज में रखता था। उसने उसे खोला, उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा, उसे और ध्यान से देखा। यह कोई साधारण प्लास्टिक नहीं था, यह एक गर्भावस्था परीक्षण का हिस्सा था। उसके सीने में दिल जोर से धड़का। एक तस्वीर बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध गई। प्रियंका अपनी जेब से कुछ निकालते हुए, उसे देखते हुए, उसे तोड़ते हुए, और वह उसे अनदेखा करते हुए। एक पल के लिए उसे सांस लेने में मुश्किल हुई। उस दिन वह गर्भवती थी, यह संभव था। यह विचार एक अप्रत्याशित तीव्रता के साथ उसके दिमाग में कौंध गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। कुछ भी मानने का कोई कारण नहीं था, या ऐसा उसने खुद को समझाने की कोशिश की। इस बीच अर्जुन ने प्री स्कूल जाना शुरू कर दिया था। वह एक बुद्धिमान, ऑब्जर्वेंट, शांत बच्चा था, लेकिन उसमें कुछ और भी था। एक दृढ़ चरित्र, एक दृढ़ नजर। जब उसे कुछ अनुचित लगता था तो वह चुप नहीं रहता था। एक सुबह स्कूल के मैदान में उसने एक सहपाठी का बचाव किया जिसे दूसरे बच्चे परेशान कर रहे थे। यह ठीक नहीं है, उसने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा। प्रियंका ने उसे दूर से देखा और पहली बार उसे डर महसूस हुआ। इसलिए नहीं कि उसका बेटा मजबूत था, बल्कि इसलिए कि वह उसमें ऐसे लक्षण देखने लगी थी जो केवल उसके अपने नहीं थे। नियति न केवल रास्तों को जोड़ती है, कभी कभी यह ऐसी समानताएं भी प्रकट करती है जिन्हें अनदेखा करना असंभव होता है। राजवीर ग्रुप की इमारत के साथ अनुबंध का मतलब था कि प्रियंका को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण के लिए सप्ताह में एक बार आना पड़ता था। उस पल तक वे आपस में नहीं मिले। कंपनी बड़ी थी। राजवीर शायद ही कभी परिचालन कार्यालयों में नीचे आता था, लेकिन नियति अनुमति का इंतजार नहीं करती। एक दोपहर एक विद्युत समस्या ने एक मंजिल को अस्थायी रूप से खाली करने के लिए मजबूर किया। प्रियंका वहां थी, राजवीर भी। गलियारे सीढ़ियों से उतरते कर्मचारियों से भर गए और फिर ऐसा हुआ, उन्होंने एक दूसरे को देखा। 5 साल 1 सेकंड में सिमट गए। प्रियंका को लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। राजवीर अपनी नजर हटा नहीं पाया। वह अब वाइन रंग की साड़ी नहीं पहने थी। उसने एक साधारण सुंदर सूट पहन रखा था। उसका रवैया दृढ़ था, उसकी नजर अलग थी। वह कर्मचारी नहीं थी जिसे वह याद करता था।
वह एक ऐसी महिला थी जो बच गई थी। उनके बीच की खामोशी असहज, भारी, अतीत से भरी हुई थी। राजवीर ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। प्रियंका। उसकी आवाज अलग लग रही थी, अधिकारपूर्ण नहीं, ठंडी नहीं, लगभग अनिश्चित। प्रियंका ने उसकी नजर बनाए रखी। श्रीमान राजवीर, और कुछ नहीं, और न कम औपचारिक, दूर। उसने कुछ और देखा, एक छोटा सा विवरण। एक कर्मचारी के हाथ पकड़े हुए एक बच्चा रिसेप्शन पर इंतजार कर रहा था। गहरे बाल, गहरी आंखें, तीव्र नजर। बच्चे ने नजर उठाई और एक पल के लिए जो अनंत लगा, राजवीर को लगा जैसे वह अतीत के एक दर्पण में खुद को देख रहा था। उसके भीतर कुछ कांप उठा, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि वह क्या था। उसे बस इतना पता था कि अतीत, जिसे उसने बंद मान लिया था, अभी अभी उसके सामने खुल गया था। और इस बार सच्चाई को अनदेखा करना इतना आसान नहीं होगा। आग लगने की अलार्म की आवाज पहले ही बंद हो चुकी थी, लेकिन उस मुलाकात की प्रतिध्वनि राजवीर सिंह के दिमाग में गूंज रही थी। इमारत धीरे धीरे सामान्य हो गई। कर्मचारी अपने कार्यालयों में लौट गए। तकनीशियनों ने पुष्टि की कि विद्युत समस्या मामूली थी, लेकिन राजवीर के लिए कुछ भी मामूली नहीं था, क्योंकि उसने वेस्टिब्यूल में केवल एक पूर्व कर्मचारी को नहीं देखा था। यह उस चीज का प्रतिबिंब था जिसे उसने 5 साल पहले अनदेखा करने का फैसला किया था। और अब उस चीज की आंखें थीं, ऐसी आंखें जिन्होंने उसे बिना डरे देखा, ऐसी आंखें जो उसे पहले कभी न देखे हुए भी जानती लगती थीं। वह बच्चा, प्रियंका पहले ही जा चुकी थी जब राजवीर फिर से लॉबी में नीचे आया। मिनटों बाद उसने चारों ओर देखा जैसे वह हवा में जवाब ढूंढ सकता हो। वह महिला कौन थी? उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। श्रीमती शर्मा, हमारी सफाई कंपनी की मालिक हैं, जिसे हमने महीनों से अनुबंधित किया है। वैसे बहुत कुशल हैं, मालिक। यह शब्द उसके अभिमान को एक अजीब तरीके से चोट पहुंचाया। इसलिए नहीं कि उसकी सफलता से उसे परेशानी हुई, बल्कि इसलिए कि इसने उसे याद दिलाया कि उसने उसके बारे में क्या मान लिया था, जिसे उसने बिना सबूत के मान लिया था। वह प्लास्टिक के टुकड़े के साथ अपने अध्ययन कक्ष में ऊपर गया, जो अभी भी उसकी यादों में जल रहा था। उसने दरवाजा बंद किया, बैठ गया, और बहुत समय में पहली बार उसने एक व्यवसायी की तरह काम करना बंद कर दिया और एक आदमी की तरह सोचना शुरू कर दिया। उसने दराज खोला, गर्भावस्था परीक्षण का छोटा टुकड़ा निकाला, उसे ध्यान से देखा। गुलाबी रेखा अभी भी दिख रही थी, हल्की लेकिन स्पष्ट। उसने गहरी सांस ली। 5 साल की खामोशी। अगर वह उस दिन गर्भवती थी तो किसकी? वह बच्चा अब कहाँ था? और वह नजर उसे इतनी परिचित क्यों लगी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह अति कर रहा था। यह संयोग हो सकता था, कल्पना हो सकती थी, लेकिन उसके भीतर कुछ एक अंतर्ज्ञान जो शायद ही कभी व्यवसाय में गलत होता था, उसे बता रहा था कि और भी बहुत कुछ था। उस रात राजवीर सो नहीं पाया। तस्वीरें बार बार दोहराई जा रही थीं। प्रियंका हस्ताक्षर करती हुई, परीक्षण तोड़ती हुई। जाने से पहले उसने जो आखिरी वाक्य कहा था, मैं कामना करती हूं कि आपको कभी भी सच्चाई सुने बिना लिए गए फैसले पर पछताना न पड़े। उसने उसे कभी नहीं सुना था, और अब वह सच्चाई उसके सामने बढ़ रही थी। अगली सुबह उसने कानूनी विभाग को फोन किया। मुझे पुराने घरेलू कर्मचारियों के अनुबंधों की जांच करनी है, खासकर प्रियंका शर्मा की फाइल की। घंटों बाद उसके सामने फाइल थी, बुनियादी डेटा, पुराना पता, संपर्क, लेकिन और कुछ नहीं। कोई फॉलोअप नहीं था, कोई और रिकॉर्ड नहीं था। वह उसके जीवन से ऐसे गायब हो गई थी जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, सिवाय इसके कि अब वह वापस आ गई थी और पहले जैसी नहीं थी। इस बीच प्रियंका नवी मुंबई वापस जा रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर दृढ़ थे, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। उसने उसे देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसने उस पल की कई बार कल्पना की थी। उसने संभावित शब्दों, शिकायतों, उदासीनता, विडंबना का अभ्यास किया था, लेकिन जब वह उसके सामने था तो उसे केवल एक चीज महसूस हुई, शांति। उसे उसकी स्वीकृति की जरूरत नहीं थी, उसे उसकी माफी की जरूरत नहीं थी। उसने कुछ अपना बनाया था, उसने अपने बेटे को अकेले पाला था, वह जीवित रही थी और इसने उसे किसी भी नाराजगी से ज्यादा मजबूत बना दिया था। अर्जुन पीछे एक नोटबुक में चित्र बना रहा था। माँ, क्या वह आदमी तुम्हारा दोस्त था? प्रियंका ने पीछे के शीशे में देखा। वह बहुत समय पहले मेरे बॉस थे, वह थोड़ा मेरे जैसे दिखते हैं, अर्जुन ने मासूमियत से कहा। प्रियंका को गले में गांठ महसूस हुई। बहुत से लोग एक जैसे दिखते हैं मेरे प्यार, लेकिन वह जानती थी कि समानता संयोग नहीं थी। अर्जुन 5 साल का था। उस बर्खास्तगी के बाद 5 साल, तारीखें बहुत अच्छी तरह से मेल खाती थीं। और हालांकि उसने कभी किसी से इसकी पुष्टि नहीं की, हालांकि उसने कभी राजवीर को नहीं खोजा, वह जानती थी कि भीतर एक संभावना मौजूद थी जो उसे उतना ही डराती थी
जितना उसे मजबूत करती थी। अगर किसी दिन सच्चाई सामने आती तो वह किसी को भी वह छीनने नहीं देगी जो उसने बनाया था। 2 दिन बाद राजवीर ने एक फैसला लिया। वह संदेह में नहीं जी सकता था। उसने अपने सहायक से वार्षिक अनुबंध के नवीनीकरण की समीक्षा के लिए सफाई कंपनी के साथ एक औपचारिक बैठक आयोजित करने के लिए कहा। एक पेशेवर बहाना, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। जब प्रियंका को फोन आया तो उसने तुरंत समझ लिया कि यह संयोग नहीं था। उसने स्वीकार कर लिया, वह भागेगी नहीं। वह महिला नहीं थी जिसने रोते हुए हस्ताक्षर किए थे। वह एक ऐसी महिला थी जो नजरें टिकाना जानती थी। बैठक के दिन मुंबई के ऊपर आसमान साफ था। प्रियंका ने एक साधारण और सुंदर गहरे नीले रंग का सूट चुना। उसने अपने बालों को एक कम पोनीटेल में बांधा। कुछ भी आकर्षक नहीं, कुछ भी नाजुक नहीं। वह दृढ़ कदमों से इमारत में दाखिल हुई। राजवीर बैठक कक्ष में उसका इंतजार कर रहा था। जब दरवाजा बंद हुआ और वे अकेले रह गए तो हवा बदल गई। आने के लिए धन्यवाद प्रियंका, यह अनुबंध का हिस्सा है श्रीमान राजवीर। उसने औपचारिकता, दूरी, त्रुटिहीन व्यावसायिकता देखी, लेकिन उसने कुछ और भी देखा, एक ऐसा आत्मविश्वास जो पहले मौजूद नहीं था। उन्होंने आंकड़ों की समीक्षा की, प्रदर्शन की बात की, गुणवत्ता मानकों की बात की। सब कुछ सही, सब कुछ त्रुटिहीन। जब तक राजवीर ने पेन मेज पर नहीं रख दिया। क्या कुछ और है जो मैं पूछना चाहता हूं? प्रियंका ने बिना पलक झपकाए उसकी नजर बनाए रखी। मैं सुन रही हूं। राजवीर ने गहरी सांस ली। उस दिन 5 साल पहले आप गर्भवती थीं। खामोशी पूरी, भारी, निर्णायक थी। प्रियंका ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, सिर्फ एक ठहराव, एक आंतरिक निर्णय। यह अब आपका मामला नहीं है श्रीमान राजवीर। जवाब दृढ़ था, लेकिन आक्रामक नहीं। राजवीर को झटका लगा। मुझे सच्चाई जाननी है। आपको 5 साल पहले सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह वाक्य एक दर्पण था, और इस बार राजवीर अपनी नजर हटा नहीं पाया। मैंने गलती की थी, उसने आखिरकार स्वीकार किया। उन शब्दों की कीमत उसे किसी भी करोड़पति बातचीत से ज्यादा लगी। प्रियंका ने उसे खामोशी से देखा। यह पहली बार था जब उसने उसे गलती स्वीकार करते सुना था। वह अतीत को नहीं बदलता, उसने कहा। शायद नहीं, लेकिन वह भविष्य को बदल सकता है। प्रियंका को लगा कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, क्योंकि वह समझ रही थी कि वह क्या इशारा कर रहा था, और वह जोखिम भी समझ रही थी। अर्जुन किसी व्यावसायिक बोर्ड पर कोई मोहरा नहीं था। वह उसका बेटा था, उसकी दुनिया था। मेरे बेटे की एक स्थिर जिंदगी है, उसने आखिरकार कहा। उसे भ्रम की जरूरत नहीं है। राजवीर को लगा कि बेटा शब्द उसके भीतर डूब गया है। उसने सीधे नहीं पूछा, लेकिन पुष्टि निहित थी। 5 साल बिना जाने, 5 साल बिना स्वीकार किए, क्या वह मेरा है? उसने आखिरकार मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में पूछा। प्रियंका ने उसकी नजर बनाए रखी, और उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, सच्चाई थी। यह कुछ ऐसा है जो आपको मुझे सुने बिना बर्खास्त करने से पहले पूछना चाहिए था। खामोशी फिर से कमरे में भर गई, लेकिन इस बार यह एक खाली खामोशी नहीं थी। यह एक ऐसी खामोशी थी जिसमें एक रहस्य सांस लेने वाला था, क्योंकि सच्चाई जब आखिरकार सामने आती है तो अनुमति नहीं मांगती। और राजवीर यह समझने वाला था कि कुछ निर्णय केवल पैसे ही नहीं खर्च करते, वे समय, वे रिश्ते खर्च करते हैं। वे ऐसे साल खर्च करते हैं जो कभी वापस नहीं आते, और जो आगे आएगा वह न केवल उसकी जिंदगी को बदल देगा, बल्कि एक ऐसे बच्चे के भाग्य को भी बदल देगा जिसे अभी तक नहीं पता था कि वह वास्तव में कौन था। सवाल एक वाक्य की तरह हवा में लटका रहा, क्या वह मेरा है? राजवीर ने उसे बोलते समय अपनी आवाज को मुश्किल से पहचाना। अब वह दृढ़ नहीं लग रही थी, अधिकारपूर्ण नहीं लग रही थी, वह कमजोर लग रही थी। प्रियंका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह केवल सवाल का ही नहीं, बल्कि उस आदमी का भी मूल्यांकन कर रही थी जो उसे पूछ रहा था। 5 साल पहले वह उसे सुनना नहीं चाहता था, आज वह जवाब चाहता था, लेकिन जवाब हमेशा उस क्रम में नहीं आते जिस क्रम में व्यक्ति चाहता है। मेरा बेटा कोई व्यावसायिक मामला नहीं है, प्रियंका ने आखिरकार एक ऐसी शांति के साथ कहा जिसने दबाव के किसी भी प्रयास को निष्क्रिय कर दिया। वह कोई आंकड़ा नहीं है, वह कोई गलती नहीं है, वह कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना हो। राजवीर ने एक पल के लिए अपनी नजर नीचे की। उसे बातचीत पर नियंत्रण न रखने की आदत नहीं थी, लेकिन इस बार यह एक मोल भाव नहीं था, यह कुछ ज्यादा ही नाजुक था। मैं एक व्यवसायी के रूप में कुछ भी हल नहीं करना चाहता, उसने अप्रत्याशित ईमानदारी से कहा। मैं समझना चाहता हूं। प्रियंका ने गहरी सांस ली। वह झूठ बोल सकती थी, टाल सकती थी, उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर सकती थी,
लेकिन वह यह भी जानती थी कि सच्चाई से भागते हुए जीना कभी उसकी शैली नहीं रही थी। हाँ, उसने आखिरकार कहा, एक ही शब्द, राजवीर की दुनिया का अक्ष बदलने के लिए पर्याप्त। हाँ। हवा कमरे से निकल गई लग रही थी। बाहरी आवाजें शांत हो गईं और कुछ अंतहीन सेकंड के लिए राजवीर हिल नहीं पाया। एक बेटा, उसका एक बेटा था। 5 साल बिना उसके बारे में जाने बढ़ते रहे। 5 साल जिनमें वह मौजूद नहीं था, न जन्म के लिए, न पहले कदमों के लिए, न पहले शब्दों के लिए। उसे सीने में एक चोट महसूस हुई, आश्चर्य से भी गहरा कुछ। अपराधबोध, एक कच्चा, बिना सजावट का अपराधबोध। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने कांपती आवाज में पूछा। प्रियंका ने बिना हिचकिचाए उसे देखा। मैंने उस दिन कोशिश की थी। यादें बिजली की तरह लौट आईं। गर्भावस्था, परीक्षण, टूटने की आवाज, विदाई, और वह सुनने के लिए बहुत अभिमानी था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द बिखर गए। प्रियंका ने बिना किसी द्वेष के, लेकिन सच्चाई को नरम किए बिना अपनी बात जारी रखी। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं थी। मुझे जरूरत थी कि तुम मुझ पर भरोसा करो, लेकिन तुमने 5 साल के ईमानदार काम के बजाय एक संदेह पर विश्वास करना चुना। राजवीर को लगा कि हर वाक्य एक दर्दनाक दर्पण था, क्योंकि यह सच था। उसने जल्दी, ठंडे, रक्षात्मक तरीके से काम किया था और कभी कुछ भी सत्यापित नहीं किया, कभी सबूत नहीं मांगे, कभी अपनी घायल अंतर्ज्ञान से आगे जांच नहीं की। जो पैसे गायब हुए थे वे मैंने नहीं लिए थे, प्रियंका ने दृढ़ता से जोड़ा। अब आप जानते हैं, है ना? राजवीर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। समीर का नाम कड़वाहट के साथ उसके दिमाग में लौट आया। उसने गलत व्यक्ति की रक्षा की थी और सही व्यक्ति पर आरोप लगाया था। विडंबना क्रूर थी। अर्जुन 5 साल का है। प्रियंका ने नाम को कोमलता से उच्चारण करते हुए जारी रखा। वह बुद्धिमान, नेक और चरित्रवान है। राजवीर ने मन ही मन नाम दोहराया। अर्जुन, उसका बेटा, उसका नाम था, उसका इतिहास था, उसका जीवन था, और वह उसका हिस्सा नहीं था। मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसने एक ऐसी तत्परता से कहा जिसके अस्तित्व के बारे में उसे पता भी नहीं था। प्रियंका ने उसे स्थिर नजर से देखा और वहां पहली बार उसकी आंखों में कुछ अलग दिखाई दिया। डर, खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए। यह इतना आसान नहीं है। वह मेरा बेटा है, वह मेरा बेटा भी है, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। खामोशी फिर से उनके बीच छा गई, लेकिन अब यह भावनात्मक तनाव से भरी हुई थी, क्योंकि यह अभिमान या पैसे या शक्ति के बारे में नहीं था। यह एक बच्चे और उसकी दुनिया के संतुलन के बारे में था। उस रात राजवीर दक्षिण मुंबई में अपने घर लौटा, यह महसूस करते हुए कि उसने जो कुछ भी बनाया था वह उसके खोए हुए के मुकाबले नगण्य था। बंगला बेदागड़ था, हमेशा की तरह, लेकिन पहली बार उसे वह बहुत बड़ा, बहुत खाली लगा। उसने एक व्हिस्की डाली, लेकिन उसे मेज पर बिना छुए छोड़ दिया। वह गलियारों में चला, दीवारों को देखा, कल्पना की कि एक बच्चा उन पर दौड़ रहा है, एक बच्चा जिसकी नजर उसी की तरह है, उसी के दृढ़ संकल्प के साथ, एक बच्चा जिसे उसने कभी बाहों में नहीं भरा था। अपराधबोध अमूर्त नहीं था, उसका एक चेहरा था, उसका एक नाम था। राजवीर ने फिर से दराज खोला और परीक्षण के टुकड़े को पकड़ा। 5 साल से रखा हुआ, 5 साल से अन्न देखा। अब वह समझ गया था कि वह छोटी सी चीज प्लास्टिक नहीं थी, यह एक चेतावनी थी जिसे उसने न सुनने का फैसला किया था। वह सोफे पर बैठ गया और बहुत समय में पहली बार उसने अपने निर्णयों के बोझ को बिना प्रतिरोध के खुद को पार करने दिया। वह अतीत को नहीं बदल सकता था, लेकिन वह अब क्या करना है यह तय कर सकता था। इस बीच नवी मुंबई में प्रियंका अर्जुन के बिस्तर के किनारे बैठी उसे सोते हुए देख रही थी। उसकी शांत सांसें छोटे कमरे को भर रही थीं। पंखा धीरे घूम रहा था। दुनिया शांत लग रही थी, लेकिन उसके भीतर तूफान था। उसने सच कहा था और अब भविष्य अनिश्चित था। उसे अपने बेटे को खोने का डर नहीं था, उसे डर था कि राजवीर की शक्ति उस संतुलन को बिगाड़ देगी जिसे बनाने में उसे इतना संघर्ष करना पड़ा था। अर्जुन के पास स्थिरता, दोस्त, दिनचर्या, प्यार था। उसे विलासिता की जरूरत नहीं थी, उसे महलों की जरूरत नहीं थी, उसे भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत थी, और वह किसी को भी इसे तोड़ने की अनुमति नहीं देगी। हालांकि वह इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि एक बेटे को अपने पिता को जानने का अधिकार है। यह संघर्ष उसे फाड़ रहा था। यह अभिमान का सवाल नहीं था, यह सुरक्षा का सवाल था। 2 दिन बाद राजवीर ने पितृत्व परीक्षण का अनुरोध किया, अविश्वास के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि कोई भी कदम उठाने से पहले उसे एक औपचारिक निश्चितता की जरूरत थी। जब उसने प्रियंका को यह बात बताई तो उसने सम्मान के साथ किया।
यह तुम पर शक करने के लिए नहीं है, उसने स्पष्ट किया। यह जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाने के लिए है। प्रियंका ने कुछ सेकंड सोचा। उसे कुछ भी छिपाना नहीं था। ठीक है, उसने जवाब दिया। परिणाम आने में 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते जिनमें तनाव एक छाया की तरह बढ़ा। राजवीर ने अर्जुन की जिंदगी के बारे में विवेकपूर्ण ढंग से छानबीन शुरू की, घुसपैठ करने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए। उसने पाया कि वह एक अच्छा छात्र था, कि वह दूसरे बच्चों का बचाव करता था, कि उसे गणित में आसानी थी। एक विवरण ने उसे हिला दिया। हाल ही की एक स्कूल बैठक में जब उससे पूछा गया कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो अर्जुन ने जवाब दिया, मैं ऐसी इमारतें बनाना चाहता हूं जो बहुत समय तक चलें। यह सुनकर राजवीर को कंपकंपी छूट गई। खून केवल शारीरिक लक्षणों में ही विरासत में नहीं मिलता, यह आवेगों में, प्रवृत्तियों में, सपनों में विरासत में मिलता है। टुकड़े फिट होने लगे थे, और जब आखिरकार परीक्षण का परिणाम आया तो राजवीर को पहले से ही जवाब पता था। 99% पितृत्व की संभावना। कागज उसके हाथों में कांप रहा था, संदेह से नहीं बल्कि वास्तविकता से। वह उसका बेटा था, और अब सवाल यह नहीं था कि क्या वह उसका था, सवाल यह था कि क्या वह उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने के योग्य था। क्योंकि गलती स्वीकार करना विनम्रता का कार्य है, लेकिन 5 साल की अनुपस्थिति की भरपाई करना, इसके लिए कुछ बहुत गहरा चाहिए। और राजवीर यह जानने वाला था कि असली चुनौती जैविक नहीं थी, वह भावनात्मक थी। परीक्षण के परिणाम वाला सफेद लिफाफा राजवीर के डेस्क पर ऐसे पड़ा था जैसे उसका वजन कई टन हो। 99% संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, व्याख्याओं के लिए कोई जगह नहीं थी, भावनात्मक रूप से कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। अर्जुन उसका बेटा था। 5 साल, 5 जन्मदिन, 5 दिवाली, स्कूल के पहले 5 दिन, 5 साल की अनुपस्थिति। राजवीर ने अपना शरीर कुर्सी की पीठ के सहारे छोड़ दिया। उसने अध्ययन कक्ष की छत को देखा, वही छत जिसके नीचे उसने वह फैसला लिया था जिसने 3 जिंदगियों की दिशा बदल दी थी। प्रियंका सही थी। यह सिर्फ एक बर्खास्तगी नहीं थी, यह एक दरार थी। यह अविश्वास का एक ऐसा कार्य था जिसने एक गर्भवती महिला को अकेले दुनिया का सामना करने के लिए धकेल दिया, और अब दुनिया उसे बिना किसी फिल्टर के खुद को देखने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने फोन उठाया, प्रियंका का नंबर डायल किया। उसने तीसरी घंटी पर जवाब दिया, हाँ, मेरे पास परिणाम है। खामोशी। मैंने कल्पना की थी। उसने एक ऐसी शांति के साथ जवाब दिया जो राजवीर के आंतरिक उथल पुथल के विपरीत थी। यह पॉजिटिव है। एक और ठहराव। यह आश्चर्य नहीं था, यह पुष्टि थी। अब तुम क्या करना चाहते हो? प्रियंका ने पूछा। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ स्पष्टता थी। राजवीर ने सालों में पहली बार थूक निकला। उसके पास कोई रणनीतिक योजना नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था, कोई कानूनी सलाहकार नहीं था, कोई व्यावसायिक सलाह नहीं थी। मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसने आखिरकार कहा। लेकिन तुम्हारी शर्तों पर। यह आखिरी वाक्य आकस्मिक नहीं था, यह सचेत था, और प्रियंका ने इसे नोट किया। मैं उसकी जिंदगी को रातों रात बदलने नहीं दूंगी, उसने जवाब दिया। मैं उसे ऐसी चीज के सामने उजागर नहीं करूंगी जिसे वह समझ न सके। मैं उसे तुमसे छीनना नहीं चाहता, राजवीर ने तुरंत स्पष्ट किया। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। प्रियंका ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। जिम्मेदारी, बड़ा शब्द, भारी शब्द। तो धीरे धीरे शुरू करो, उसने आखिरकार कहा, बिना अतिरंजित वादों के, बिना नाटकीय उपस्थितियों के, बिना उसका प्यार खरीदने की कोशिश किए। राजवीर चेतावनी समझ गया। वह महंगे उपहारों के साथ नहीं आ सकता था, वह अपनी उपस्थिति थोप नहीं सकता था, वह प्रक्रिया का हिस्सा बने बिना खुद को पिता के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकता था। उसे यह अधिकार कमाना होगा। पहली मुलाकात शनिवार दोपहर को ओवल मैदान में तय की गई, एक खुली तटस्थ जगह, बिना दबाव के। राजवीर पहले पहुंचा। उसने साधारण कपड़े पहने थे, बिना सूट के, बिना दिखावटी घड़ी के। सालों में पहली बार उसे असुरक्षित महसूस हो रहा था। उसने बच्चों को चारों ओर दौड़ते देखा, हंसी सुनी। उसने माता पिता को जूते के फीते बांधने या झूलों को धक्का देने के लिए झुकते हुए देखा। एक ऐसा दृश्य जिसे उसने हमेशा दूर से देखा था, जब तक कि उसने उन्हें नहीं देखा। प्रियंका अर्जुन का हाथ पकड़े चल रही थी। बच्चे ने नीली है टी-शर्ट और एक छोटी टोपी पहनी थी। वह आत्मविश्वास के साथ, उत्सुकता के साथ चल रहा था। राजवीर को गले में गांठ महसूस हुई। वह उसका बेटा था। कोई विचार नहीं, कोई संभावना नहीं। एक वास्तविक बच्चा सांस ले रहा था, मुस्कुरा रहा था। प्रियंका पहले पास आई। अर्जुन, यह राजवीर है, यह एक दोस्त है,
है ना माँ? उसने पिता शब्द का प्रयोग नहीं किया था, अभी तक नहीं। अर्जुन ने नजर उठाई। उसने राजवीर को बिना डरे, बिना अस्वीकार किए, सिर्फ उत्सुकता से देखा। नमस्ते, बच्चे ने कहा। आवाज नरम थी, लेकिन दृढ़ थी। राजवीर को उसे गले लगाने की इच्छा रोकनी पड़ी। नमस्ते, अर्जुन, उसने जवाब दिया, यह कोशिश करते हुए कि उसकी आवाज न कांपे। बच्चे ने हल्का सा सिर झुकाया। तुम बड़ी इमारत वाले आदमी हो। राजवीर ने आश्चर्य से पलकें झपकाई। हाँ, मैं वहां काम करता हूं। मां कहती हैं कि चीजें टिकें, इसके लिए काम अच्छे से करना चाहिए। राजवीर ने एक सेकंड के लिए प्रियंका को देखा। यह सलाह आकस्मिक नहीं थी, यह एक निरंतर शिक्षा थी, चीजों को अच्छे से करना, भले ही कोई न देख रहा हो। उन्होंने सरल बातों की, स्कूल की, क्रिकेट की, चित्रों की बात की। अर्जुन ने बताया कि उसे ऊंची इमारतें पसंद हैं। मुझे कल्पना करना पसंद है कि वे कैसे टिके रहते हैं, उसने समझाया। सब कुछ अच्छे से जुड़ा होना चाहिए, वरना गिर जाएगा। राजवीर को लगा कि यह वाक्य केवल वास्तुकला की बात नहीं कर रहा था, यह रिश्तों की बात कर रहा था, यह निर्णयों की बात कर रहा था, और वह जानता था कि उसकी गलती कुछ मौलिक को डिस्कनेक्ट करना थी। मुलाकात 1 घंटे तक चली, बिना किसी नाटक के, बिना किसी खुलासे के, बिना किसी स्वीकारोक्ति के। लेकिन कुछ बदल गया। अर्जुन को अभी तक नहीं पता था कि राजवीर वास्तव में कौन था, लेकिन राजवीर को पहले से ही पता था कि वह कौन बनना चाहता था। व्यवसायी नहीं, शक्तिशाली आदमी नहीं, पिता। अगले हफ्ते एक धीमी निर्माण प्रक्रिया थे। राजवीर हर शनिवार को पार्क में आने लगा। वह अर्जुन के साथ खेलता था, उसे सुनता था, सवालों के जवाब देता था। उसने कभी नजदीकी जबरदस्ती नहीं की, कभी अधिकार थोपने की कोशिश नहीं की। और कुछ अप्रत्याशित होने लगा। अर्जुन उसे खोजने लगा। क्या आप शनिवार को आएंगे राजवीर? वह पिताजी नहीं कहता था, लेकिन उसका इंतजार करता था। एक दिन जब वे पार्क की एक मेज पर चित्र बना रहे थे, अर्जुन ने नजर उठाई और पूछा, आप पहले क्यों नहीं थे? सवाल सीधा था, बिना किसी आरोप के, बिना गुस्से के, सिर्फ बच्चों की सच्चाई। राजवीर ने प्रियंका को देखा। उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यह उसका क्षण था। मैंने बहुत समय पहले एक गलती की थी, उसने ईमानदारी से कहा। मैंने एक महत्वपूर्ण बात नहीं सुनी थी। अर्जुन ने उसे खामोशी से देखा। और अब आप सुनते हैं? मासूमियत बेरहमी से सटीक हो सकती है। हाँ, राजवीर ने जवाब दिया। अब हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे और जटिल स्पष्टीकरणों की जरूरत नहीं थी। बच्चे अतीत से बेहतर वर्तमान को समझते हैं। कई हफ्तों की मुलाकातों के बाद एक दोपहर प्रियंका ने फैसला किया कि पूरी सच्चाई बताने का समय आ गया था। उसने अर्जुन को कमरे के छोटे सोफे पर बैठाया। राजवीर भी वहीं था। हवा में घबराहट भरी हुई थी। अर्जुन, प्रियंका ने शुरू किया, राजवीर सिर्फ एक दोस्त नहीं है। बच्चे ने उन्हें बारी बारी से देखा। वह तुम्हारे पिताजी हैं। खामोशी फैल गई। अर्जुन ने हल्का सा माथे पर बल डाला। वह रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, फिल्मों की तरह प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सोचा, राजवीर को देखा। यह सच है? हाँ, उसने बिना किसी सजावट के जवाब दिया। मैं तुम्हारा पिताजी हूं। अर्जुन ने नजरें नीचे कीं। उसने जानकारी को प्रोसेस किया। आप क्यों नहीं थे? सवाल वापस आया, इस बार और गहरा। राजवीर ने बहाने नहीं ढूंढे। क्योंकि मैंने गलती की थी और मुझे इसे समझने में समय लगा। अर्जुन ने उसे कुछ सेकंड और देखा और फिर कुछ अप्रत्याशित किया। वह उठा, उसकी ओर चला और उसे गले लगा लिया। यह एक मजबूत आलिंगन नहीं था, यह संक्षिप्त था, लेकिन 5 साल की दूरी को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। प्रियंका को लगा कि उसका दिल उमड़ पड़ा है। यह स्वचालित माफी नहीं थी, यह तुरंत सुखद अंत नहीं था, यह वास्तविक शुरुआत थी। उस रात राजवीर अपने घर लौटा और बहुत समय में पहली बार उसे वह खाली नहीं लगा, क्योंकि अब वह जानता था कि उसकी उपलब्धियों से भी कुछ बड़ा था, एक दूसरा मौका। लेकिन वह यह भी जानता था कि मोक्ष घोषित नहीं होता, वह सिद्ध होता है। और वह इसे सिद्ध करने के लिए तैयार था, क्योंकि पूरी सच्चाई अब सामने आ चुकी थी और इस बार वह इसे अनदेखा करने वाला नहीं था। अर्जुन का आलिंगन संक्षिप्त था, लेकिन राजवीर के लिए इसका मतलब कुछ ऐसा था जो किसी भी करोड़पति अनुबंध ने उसे कभी नहीं दिया था। एक अवसर। यह माफी नहीं थी, यह भूलना नहीं था, यह एक मुश्किल से खुला दरवाजा था। और वह जानता था कि इसे पार करने के लिए धैर्य, विनम्रता और दृढ़ता की जरूरत होगी। शुरुआती महीने सही नहीं थे। अर्जुन उसे पिताजी बुलाने लगा, पहले टिमिडली, जैसे शब्द को अपने मुंह में परख रहा हो। शुरुआत में वह धीमी आवाज में कहता था, फिर ज्यादा स्वाभाविक रूप से,
जब तक कि एक दिन पार्क में हंसी के बीच उसने चिल्लाया, पिताजी देखो। राजवीर को लगा कि दुनिया एक सेकंड के लिए रुक गई है। पिताजी, एक साधारण शब्द, लेकिन अर्थ से भरा हुआ। प्रियंका कुछ दूरी से देख रही थी, अविश्वास से नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए। वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन को नाजुक उम्मीदें बनाने की अनुमति भी नहीं देगी। राजवीर वास्तव में शामिल होने लगा। वह स्कूल की बैठकों में भाग लेता था। वह बच्चों के क्रिकेट मैचों के दौरान स्टैंड में बैठता था। वह अर्जुन को उत्साह से यह समझाते हुए सुनता था कि वह अर्जुन को संदान दा समय नीज वे अदृश्य पुलों से जुड़ी इमारतों की कल्पना कैसे करता था। एक दिन एक स्कूल प्रदर्शनी में अर्जुन ने एक चित्र प्रस्तुत किया। यह कई खिड़कियों वाली एक बड़ी इमारत थी और प्रवेश द्वार के सामने हाथ पकड़े हुए 3 आकृतियां थीं। शिक्षिका मुस्कुराई। ये कौन है? अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मैं। राजवीर को गर्व और दर्द का मिश्रण महसूस हुआ, क्योंकि वह चित्र कुछ ऐसा दर्शा रहा था जो अभी भी निर्माणाधीन था। वे एक पारंपरिक परिवार नहीं थे, वे साथ नहीं रहते थे, वे एक ही छत साझा नहीं करते थे, लेकिन वे कुछ अधिक महत्वपूर्ण साझा करते थे, कोशिश करने का निर्णय। हालांकि सब कुछ आसान नहीं था। माहौल ने भी प्रतिक्रिया दी। स्कूल में कुछ माएं फुसफुसाने लगीं। राजवीर के कुछ परिचितों ने उसके बदनामी पर सवाल उठाया। एक पूर्व कर्मचारी के साथ 5 साल से छिपा हुआ बेटा। राजवीर ने ऐसी टिप्पणियां सुनी जिन्हें वह पहले अनदेखा कर देता, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वे शब्द अब केवल उसकी छवि को प्रभावित नहीं करते थे, वे उसके बेटे को प्रभावित करते थे। एक रात एक व्यावसायिक रात्रिभोज के दौरान एक साथी ने उपहास भरे स्वर में संकेत दिया, मुझे लगता है कि अब आप घरेलू कर्मचारियों के साथ ज्यादा सावधान रहते हैं। टिप्पणी से असहज हंसी छूट गई। राजवीर ने कांटा प्लेट पर रख दिया। उसने सीधे उस आदमी की ओर देखा। मैंने सालों पहले एक गलती की थी, उसने दृढ़ता से कहा, और जिस व्यक्ति पर मैंने अन्यायपूर्ण तरीके से आरोप लगाया था वह आज मेरे बेटे की मां है। अगर किसी को कुछ कहना है तो सम्मान के साथ कहे। खामोशी तुरंत छा गई। पहली बार उसने अपनी प्रतिष्ठा का बचाव नहीं किया, उसने प्रियंका की गरिमा का बचाव किया, और इसने एक वास्तविक बदलाव को चिह्नित किया। प्रियंका को भी अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसे निर्णय साझा करने की आदत नहीं थी। वह 5 साल से मां और पिता दोनों थी। अब उसे जगह देना सीखना था। दोपहर अर्जुन उत्साहित होकर आया। पिताजी कहते हैं कि मैं शुक्रवार को उनके बड़े कार्यालय जा सकता हूं। प्रियंका को सीने में एक छोटा सा दर्द महसूस हुआ। ईर्ष्या से नहीं बल्कि डर से। राजवीर की दुनिया अलग थी, ज्यादा चमकदार, ज्यादा विस्तृत, ज्यादा आकर्षक, लेकिन उसे कुछ याद आया जो उसने मेहनत से सीखा था। प्यार प्रतियोगिता से नहीं मापा जाता, वह स्थिरता से मापा जाता है। ठीक है, उसने एक नरम मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन बाद में तुम मुझे सब बताना। कार्यालय का दौरा खुलासा करने वाला था। अर्जुन आश्चर्य से आंखें खोले चल रहा था। उसने योजनाओं, मॉडलों, लघु इमारतों को देखा। राजवीर उसे अपने अध्ययन कक्ष में ले गया, वही अध्ययन कक्ष जहां उसने 5 साल पहले प्रियंका को बर्खास्त किया था। एक पल के लिए याद ने उसे मारा, लेकिन अब दृश्य अलग था। अर्जुन बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, धीरे से घूमा, हंसा। आप यहां काम करते हैं? हाँ, यहीं आपने गलती की। सवाल सीधा था। राजवीर ईमानदारी से मुस्कुराया। हाँ, यहीं थी। अर्जुन ने उसे विचारपूर्वक देखा। यह अच्छा है कि अब आप चीजों को ठीक कर रहे हैं। बच्चों में जटिल को सरल बनाने की असाधारण क्षमता होती है, चीजों को ठीक करना। वह बिल्कुल वही था जो वह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन असली चुनौती महीनों बाद आई। एक स्कूल का झगड़ा। एक बड़े बच्चे ने अर्जुन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उसके 2 घर थे, और बॉस का बेटा होने के कारण अर्जुन भ्रमित होकर घर आया। 2 घर होना बुरा है। प्रियंका ने उसे गले लगा लिया। नहीं मेरे प्यार, बुरा वह है जब प्यार न हो। उस रात राजवीर ने उससे बात की। तुम नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे क्या कहते हैं, उसने समझाया, लेकिन तुम तय कर सकते हो कि तुम कौन हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। मैं मजबूत हूं, उसने जवाब दिया। हाँ, तुम हो। राजवीर तब समझा कि पिता होना केवल उपस्थित होना नहीं था, यह साथ देना, मार्गदर्शन करना, सुनना था। समय के साथ उन्होंने एक साथ तारीखें मनाना शुरू कर दिया। जन्मदिन, दिवाली, साधारण दिन यादों में बदल गए। राजवीर ने प्रियंका के प्रयासों को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने उन्हें पूरा किया, उसके निर्णयों का सम्मान किया, सलाह ली, पूछा, और कुछ अप्रत्याशित खिलने लगा। तुरंत रोमांस नहीं, जबरदस्ती सुलह नहीं, सम्मान। एक रात एक स्कूल बैठक के बाद राजवीर प्रियंका को उसके दरवाजे तक ले गया। दरवाजा बंद न करने के लिए धन्यवाद,
उसने धीमी आवाज में कहा। प्रियंका ने उसे देर तक देखा। मैंने यह तुम्हारे लिए नहीं किया, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। मैंने यह उसके लिए किया। राजवीर ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन उनकी नजरों में कुछ और था। वह अतीत नहीं था, वह अपराधबोध नहीं था, वह कुछ नए की संभावना थी। असली बदलाव किसी बड़े हावभाव में नहीं आया, ये छोटे छोटे में आया। लगातार शनिवारों में, सोने से पहले की कॉल में, असहज लेकिन ईमानदार बातचीत में। राजवीर वह आदमी नहीं रहा जो जल्दी प्रतिक्रिया करता था। वह आदमी बन गया जो पहले सुनता था। और प्रियंका वह घायल महिला नहीं रही, वह महिला बन गई जिसने भूलने के बिना पुनर्निर्माण की अनुमति दी। अर्जुन उस परिवर्तन के बीच बड़ा हुआ। और एक दिन जब तीनों ओवल मैदान में चल रहे थे, उसी जगह जहां पहली मुलाकात हुई थी, अर्जुन ने उनके हाथ पकड़े, एक एक तरफ। ऐसे ठीक है, उसने कहा। और राजवीर ने कुछ समझा जिसे सीखने में उसे 5 साल लगे। यह सब कुछ नियंत्रित करने के बारे में नहीं था, यह उस चीज को थामे रखने के बारे में था जो मायने रखती है। लेकिन अभी भी एक लंबित बातचीत बाकी थी, एक ऐसी जो तीनों के भविष्य को परिभाषित करेगी। और वह बातचीत आने वाली थी। लंबित बातचीत एक शांत रविवार दोपहर को हुई। कोई तूफान नहीं था, कोई नाटक नहीं था, कोई चिल्लाना नहीं था। सिर्फ एक छोटी मेज, 3 कप चाय और अर्जुन के लिए एक गिलास चॉकलेट दूध और एक निर्णय जिसे परिपक्वता के साथ लिया जाना था। प्रियंका जानती थी कि राजवीर और अर्जुन के बीच का बंधन अब नाजुक नहीं था, वह वास्तविक था। निरंतरता थी, उपस्थिति थी, प्रतिबद्धता थी। लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषित करना बाकी था। भविष्य कैसा होगा? अर्जुन फर्श पर लकड़ी के ब्लॉक से एक टावर बना रहा था। राजवीर उसे हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था। प्रियंका ने गहरी सांस ली। हमें बात करनी है, उसने शांति से कहा। राजवीर ने सिर हिलाया। मुझे पता है। अर्जुन ने नजर उठाई। क्या यह कुछ बुरा है? नहीं मेरे प्यार, प्रियंका ने जवाब दिया। यह कुछ महत्वपूर्ण है। राजवीर थोड़ा आगे झुका। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बच्चे ने उसे ध्यान से देखा। क्या तुम मेरे घर पर कुछ सप्ताहांत बिताना चाहोगे? खामोशी। यह एक आवेगपूर्ण प्रस्ताव नहीं था, यह एक मांग नहीं थी, यह एक निमंत्रण था। अर्जुन ने कुछ सेकंड सोचा। मां भी जाएंगी? प्रियंका ने धीरे से मुस्कुराई। हमेशा नहीं, लेकिन तुम हमेशा जानोगे कि मैं कहां हूं। बच्चे ने फिर से राजवीर की ओर देखा। और अगर मुझे पसंद नहीं आया तो? राजवीर ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। तो हम उसे बदल देंगे। कुछ भी अनिवार्य नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम सुरक्षित महसूस करो। अर्जुन ने अपने ब्लॉकों की ओर नजरें नीचे की। मैं कोशिश करना चाहता हूं। प्रियंका को भावनाओं और चक्कर का मिश्रण महसूस हुआ। वह अपने बेटे को खो नहीं रही थी, वह उसकी दुनिया का विस्तार कर रही थी। और यह भी प्यार था। दक्षिण मुंबई के घर में पहले कुछ सप्ताहांत अजीब थे। वह हवेली जो पहले ठंडी लगती थी बदलने लगी। राजवीर ने एक कमरे को अनुकूलित करने के लिए कहा। अत्यधिक विलासिता के साथ नहीं, एक्स्ट्रावागांसिया के साथ नहीं, बल्कि गर्माहट के साथ, तस्वीरों, किताबों, खिलौनों, रंगों के साथ। अर्जुन गलियारों में उत्सुकता से चलता था, लेकिन अत्यधिक मोह के साथ नहीं, क्योंकि उसने एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी। मूल्य घर के आकार में नहीं है, बल्कि उसमें है जो भीतर तुम्हारा इंतजार करता है। एक रात जब वे विशाल कमरे में एक फिल्म देख रहे थे, अर्जुन उसके बगल में बैठ गया। पिताजी। यह शब्द अब संकोची नहीं था, यह स्वाभाविक था। हाँ, क्या आपको पछतावा है? राजवीर ने आश्चर्य से उसे देखा। किस बात का? मां की बात न सुनने का। बच्चों की ईमानदारी फिर से उसे भेद गई। राजवीर ने सच्चाई को नरम करने की कोशिश नहीं की। हाँ, मुझे पछतावा है। अर्जुन ने उसे कुछ सेकंड और देखा। तो ठीक है, हाँ, क्योंकि अब आप सुनते हैं। यह वाक्य किसी भी औपचारिक माफी से ज्यादा शक्तिशाली था। प्रियंका भी अपनी खुद की प्रक्रिया से गुजर रही थी। अकेले सप्ताहांत शांत थे, लेकिन खाली नहीं थे। वह जानती थी कि उसका बेटा ठीक था, और धीरे धीरे उसने राजवीर में कुछ अलग देखना शुरू कर दिया। वह अहंकारी आदमी नहीं जिसने उसे बर्खास्त किया था, बल्कि वह आदमी जिसने सीखा, वह आदमी जिसने बिना किसी बहाने के माफी मांगी, जिसने बिना शर्तें थोपे जिम्मेदारियां संभाली। एक दोपहर जब अर्जुन दक्षिण मुंबई के घर में सो रहा था, राजवीर ने प्रियंका को छत पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। एक जोड़े के रूप में नहीं, एक दायित्व के रूप में नहीं, बल्कि 2 वयस्कों के रूप में जिन्होंने कुछ अनमोल साझा किया था। उन्होंने अतीत के बारे में बात की, बिना चिल्लाए, बिना शिकायत के। मैंने किया वह नहीं बदल सकता, राजवीर ने ईमानदारी से कहा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि मैं इसे कभी नहीं दोहराऊंगा। प्रियंका ने उसे देर तक देखा। आपने जो किया
उसने मुझे और मजबूत बनने पर मजबूर किया। उसने जवाब दिया, लेकिन मैं आपको दर्द के लिए धन्यवाद नहीं देती। मैं उसके लिए आभारी हूं जो हमने बाद में सीखा। उन शब्दों में सच्चाई थी। वे कष्ट को रोमांटिक नहीं बनाते थे, वे परिवर्तन को पहचानते थे। समय के साथ उनके बीच का संबंध बिना जल्दबाजी के, बिना नाटकीय वादों के विकसित हुआ। उन्होंने संवाद करना सीखा, एक साथ निर्णय लेना सीखा, सीमाओं का सम्मान करना सीखा। यह प्यार में स्वचालित वापसी नहीं थी, यह एक नया, अधिक सचेत, अधिक परिपक्व, अधिक ईमानदार निर्माण था। और अर्जुन ने कुछ मौलिक देखा कि गलतियां हमेशा के लिए परिभाषित नहीं करती, कि लोग बदल सकते हैं, कि अभिमान टूट सकता है, कि विनम्रता पुनर्निर्माण कर सकती है। 5 साल पहले एक रोती हुई महिला ने अपनी बर्खास्तगी पर दस्तखत किए, एक गर्भावस्था परीक्षण तोड़ा और एक भूरे आसमान के नीचे निकल गई, यह मानते हुए कि उसने सब कुछ खो दिया था। लेकिन जिंदगी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो हार लग रही थी वह एक ऐसी ताकत की शुरुआत थी जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता था। और वह आदमी जिसने सब कुछ नियंत्रित करने का विश्वास किया था, ने सीखा कि सच्चा नेतृत्व तब शुरू होता है जब कोई अपनी गलती स्वीकार करता है। एक वसंत की दोपहर, तीनों ओवल मैदान में वापस आए। पहली मुलाकात की वही जगह, वही बेंच, वही झील आसमान को दर्शाती हुई। अर्जुन कुछ मीटर आगे दौड़ रहा था। राजवीर और प्रियंका धीरे चल रहे थे। क्या तुम समझ रहे हो? राजवीर ने धीमी आवाज में कहा। क्या? कि उस दिन अध्ययन कक्ष में मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था और मुझे जिस बदलाव की जरूरत थी उसकी शुरुआत भी। प्रियंका ने उसे शांति से देखा। अन्यायपूर्ण निर्णयों के हमेशा परिणाम होते हैं। अंतर यह है कि जब हम नुकसान समझते हैं तो हम क्या करते हैं। राजवीर ने सिर हिलाया। अर्जुन दौड़कर उनकी ओर वापस आया। चलो, वह चिल्लाया। जो सबसे आखिर में पहुंचेगा वह कुल्फी खिलाएगा। तीनों तेजी से चलने लगे, एक आदर्श परिवार के रूप में नहीं, एक परी कथा की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के रूप में जिन्होंने बढ़ना चुना। कभी कभी हमें लगता है कि नियंत्रण खो देना सबसे बुरा संभव परिदृश्य है, लेकिन वास्तव में खतरनाक यह है कि हम सुनते नहीं सुनना जब कोई खुद को समझाने की कोशिश करता है, नहीं सुनना जब सच्चाई हमारे सामने होती है, नहीं सुनना जब अभिमान दिल से ज्यादा जोर से बोलता है। प्रियंका ने नौकरी खो दी लेकिन गरिमा पाई। राजवीर ने 5 साल खो दिए लेकिन पिता बनना सीखा। और अर्जुन ने कुछ ऐसा समझा जिसे कई वयस्क भूल जाते हैं, कि प्यार थोपा नहीं जाता। यह सिद्ध होता है कि जिम्मेदारी खरीदी नहीं जाती, वह निभाई जाती है। और हमेशा हमेशा एक दूसरा मौका होता है, यदि हम वास्तव में बदलने के लिए तैयार हों। क्योंकि अंत में यह मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने घर हैं, या बैंक में कितना पैसा है, या हमने कितनी गलतियां की। जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि क्या हम टूटी हुई चीजों को ठीक करने का साहस रखते हैं। और तुम जो यह कहानी सुन रहे हो, कुछ याद रखना, पहले सुने बिना कभी कोई फैसला मत लेना। कभी भी अभिमान को अपने लिए फैसला करने की अनुमति मत देना। और कभी भी दूसरे मौके की शक्ति को कम मत आंकना, क्योंकि जीवन हमेशा वही लौटाता है जो हम बोते हैं। और कभी कभी भले ही हमें लगे कि सब कुछ खो गया है, प्यार सब कुछ फिर से बनाने का रास्ता ढूंढ ही लेता है।